गुड इवनिंग टू ऑल। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। आप देख रहे हैं एक ब्यूटीफुल चैनल साइंस है स्टडी। साइंस है स्टडी के जो आज का लेक्चर होने वाला है, आज के लेक्चर में आप क्लास 11 फिजिकल वर्ल्ड के बारे में पढ़ेंगे। फिजिकल वर्ल्ड एक चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। क्लास 11 का चैप्टर फर्स्ट है। इस चैप्टर में आप जानते हैं कि आप इंटरमीडिएट के जो क्लास आपका फर्स्ट ईयर होता है और क्लास जो 12th होता है, इनमें आप क्या क्या फिजिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो फिजिक्स का जो स्कोप है, कार्य क्षेत्र है, तो उस कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आप किस क्लास में क्या क्या पढ़ेंगे। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आशा करता हूँ ये टॉपिक आपको बहुत ही अच्छे से समझ में भी आएगा और काफ़ी मज़ा आने वाला है इस वीडियो के सेशन में। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने खास मित्रों तक चैनल को भेजिए। किसी भी माध्यम से आपके पास सोशल मीडिया के कई माध्यम हैं, जैसे कि व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक। किसी भी माध्यम से आप अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाइए जिससे उसे भी उसकी ज़रूरत की चीज़ें से प्रोवाइड हो सकें। फिजिक्स के जो भी चैप्टर हैं उसको नहीं क्लियर हो रहा है, तो उसको जो है इस साइंस स्टडी चैनल की तरफ से तो अच्छा सा प्रोवाइड, एक अच्छा सा कंटेंट मिल जाए और वो अपनी फिजिक्स को तैयार कर सके। आइए प्रमोशन से हट के अब बात करेंगे चैप्टर के, और चैप्टर की जो पहली हेडिंग है हम उस पर बात करने वाले हैं। आपकी जो पहली हेडिंग है वो है विज्ञान। सबसे पहले हम जानेंगे कि जो विज्ञान है वो क्या है। मैं आपको बताना चाहूँगा, जो विज्ञान है ये लैटिन एक शब्द होता है, ठीक है। एक लैटिन एक भाषा होती है, एक लैंग्वेज होती है। तो लैटिन भाषा के सिंटिया नामक, ठीक है, सिंटिया सिंटिया नामक शब्द से लिया गया, तो उससे इसकी क्या हुई है, उत्पत्ति हुई है। इस सिंटिया का जो अर्थ होता है ना, सिंटिया का अर्थ होता है टू नो। टू नो मीन्स जानना, इसका मतलब होता है जानना। यानी साइंटिया एक लैटिन शब्द है, इसका अर्थ होता है टू नो। इंग्लिश में बोल सकते हैं टू नो, हिंदी में कहें तो जानना। फिर अगर हम इस विज्ञान के संधि विच्छेद की बात करें, विज्ञान की जो संधि विच्छेद होती है वो होती है भैया विधन ज्ञान, ठीक है। वि मतलब विशिष्ट ज्ञान, विशिष्ट ज्ञान। हम बोल सकते हैं परिष्कृत ज्ञान। हम ये भी बोल सकते हैं भैया एक विशेष प्रकार का ज्ञान। ऐसा एक विशेष प्रकार का ज्ञान, विशेष प्रकार का। विज्ञान शब्द की उत्पत्ति किससे हुई, लैटिन वर्ड सिंटिया से हुई। इसका अर्थ होता है टू नो मीन्स जानना। और विज्ञान शब्द के अगर हम संधि विच्छेद की बात करें तो संधि विच्छेद होती है विधन ज्ञान मीन्स विशिष्ट ज्ञान, या बोल सकते हैं परिष्कृत ज्ञान, या बोल सकते हैं एक विशेष प्रकार का ज्ञान, ठीक है। तो ये होती है विज्ञान। अगर अब हम इसकी एक बढ़िया सी ब्यूटीफुल अगर डेफिनेशन की बात करें, भैया वो डेफिनेशन ध्यान से देखिएगा आपकी स्क्रीन पे, कि परीक्षणों तथा प्रयोगों के आधार पर, ठीक है, परीक्षणों तथा प्रयोगों के आधार पर प्राप्त सुसंगठित, सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान है। तो फिर से समझिए, परीक्षणों तथा प्रयोगों के आधार पर प्राप्त सुसंगठित, सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गए विज्ञान। विज्ञान के कुछ मुख्य यानी कि मेन पार्ट्स भी हैं। मेन पार्ट्स हैं, ये जो मेन पार्ट्स हैं ये मुख्यतः तीन होते हैं। पहली बात कर लें फिजिक्स, दूसरी बात करें केमिस्ट्री, और तीसरी बात करें तो बायोलॉजी।
ये 3 पार्ट्स होते हैं मुख्यतः विज्ञान के। तो क्योंकि आप इस चैनल पे फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे, तो इसलिए आपको फिजिक्स की जो डेफिनेशन है वो मालूम होना बहुत ही ज़रूरी है। आइए अब बात करते हैं भौतिक विज्ञान की डेफिनेशन के। देखिए, तो भौतिक विज्ञान है एक ग्रीक भाषा का शब्द होता है फुसिस, ठीक है, FUSIS, फुसिस। इसका जो अर्थ होता है वो होता है नेचर, यानी प्रकृति। नेचर मीन्स प्रकृति, और नेचर को ही हम बोलते हैं फिजिक्स, ठीक है। नेचर को ही हम क्या बोलते हैं? फिजिक्स। तो फिजिक्स को हम बोल सकते हैं नेचुरल साइंस भी बोल सकते हैं नेचुरल साइंस बोल सकते हैं। इसका जो संस्कृत शब्द है वो है भैया भौतिकी। भौतिकी होता है ना, ये होता है भैया आपका संस्कृत शब्द। और जो फुसिस है ये ग्रीक भाषा एक होती है, उसका वर्ड है फुसिस, इसका मतलब होता है नेचर मीन्स प्रकृति, है ना। अब प्रकृति देखते हैं, इसीलिए फिजिक्स को हम क्या बोलते हैं? नेचुरल साइंस भी बोलते हैं। तो फिजिक्स का मतलब क्या है? नेचुरल साइंस या नेचर। अब इसकी एक ब्यूटीफुल डेफिनेशन है, तो ब्यूटीफुल डेफिनेशन को बहुत ही अच्छी तरह से समझ लेते हैं। देखिए क्या होता है, पहले तो मैं जो आपका लिखा हुआ है इसको मिटा देता हूँ। देखिए, भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें द्रव्य व ऊर्जा के बीच की विभिन्न क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। मतलब भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें द्रव्य व ऊर्जा के बीच विभिन्न क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। यहाँ बोल सकते हैं कि जिस शाखा के अंतर्गत हम द्रव्य व ऊर्जा के बीच की विभिन्न क्रियाओं का अध्ययन करते हैं उसे हम भौतिक विज्ञान बोलते हैं। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं, जो भौतिक विज्ञान होती है तो हम विज्ञान की उस शाखा में, यानी कि भौतिक विज्ञान की जो शाखा होगी उस भौतिक विज्ञान में हम विभिन्न प्रकार की प्रकृति व प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं। क्या बोल सकते हैं कि हम किसका अध्ययन करते हैं? एक तो प्रकृति का करेंगे, दूसरा एवं प्राकृतिक घटनाओं का, प्राकृतिक घटनाओं का। हम प्रकृति व प्राकृतिक घटनाओं का जिस शाखा के अंतर्गत अध्ययन करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? फिजिक्स बोलते हैं या भौतिक विज्ञान बोलते हैं। अब जो फिजिक्स है आपकी, इस फिजिक्स को समझने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। जैसे सबसे पहले हम जानेंगे यूनिफिकेशन। ये यूनिफिकेशन, एकीकरण बोलते हैं इसे हिंदी में, एकीकरण। यूनिफिकेशन का मतलब क्या होता है? दो थिंकिंग पर हम बात करते हैं, दो विचार लेके चलते हैं, एक यूनिफिकेशन और दूसरा हम बात कर लें, एक तो यूनिफिकेशन, दूसरा रिडक्शन। रिडक्शन, लघुकरण, लघुकरण। तो भैया ये यूनिफिकेशन क्या होता है? यूनिफिकेशन में क्या होता है कि जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं, यानी स्मॉल प्रॉब्लम्स होती हैं, हम इस तरह से बोल सकते हैं कि जो स्मॉल प्रॉब्लम्स होती हैं, इन प्रॉब्लम्स को कोई एक नियम के तहत, यानी वन रूल के तहत डिफाइन कर दें। किसके तहत? एक नियम के तहत, एक नियम से उन सभी समस्याओं का हल कर दें, या एक नियम की सहायता से उनका हम व्याख्या कर दें, उनको डिफाइन कर दें। ये कहलाती है फिजिक्स में यूनिफिकेशन। क्या बोलते हैं उसको? यूनिफिकेशन। और रिडक्शन क्या होता है, इसको इसके बारे में भी आप समझ लीजिए। रिडक्शन क्या होती है? मान लीजिए आपके पास एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, यानी बिग प्रॉब्लम है आपके पास, कोई बहुत बड़ी समस्या है। उस बहुत बड़ी समस्या को क्या करते हैं हम? छोटे छोटे नियमों की सहायता से, यानी स्मॉल लॉज के तहत, हम बोल सकते हैं डिफरेंट लॉज के तहत डिफाइन कर देते हैं, डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, स्मॉल जो आपके जो डिफरेंट होंगे, अलग अलग जो नियम होंगे, उनसे हम क्या करेंगे? एक बड़ी समस्या को
हल कर देंगे, तो इसे हम बोलते हैं लघुकरण, लघुकरण या रिडक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो यूनिफिकेशन क्या होती है, एक बड़ी छोटी छोटी समस्याओं को, विभिन्न प्रकार की जो छोटी छोटी समस्याएं, सभी समस्याओं को हम एक नियम के द्वारा क्या कर देते हैं, डिफाइन कर देते हैं, यूनिफिकेशन कहलाती है। रिडक्शन क्या कहलाती है, रिडक्शन में हम क्या करते हैं, बहुत बड़ी समस्या को क्या करते हैं, तोड़ देते हैं, और तोड़ तोड़ के उनको एक अलग अलग नियम से हम क्या कर देते हैं, डिफाइन कर देते हैं, वो कहलाती है रिडक्शन। ठीक है, तो ये हो गई थिंकिंग जिसपे हम भौतिक विज्ञान पे चर्चा करते हैं कि इस तरह से हम भौतिक विज्ञान को डिफाइन करेंगे। ठीक है, अब बात करेंगे हम भौतिक विज्ञान के कार्य क्षेत्र के, यानी कि जो फिजिक्स के स्कोप हैं। ठीक है, तो फिजिक्स के जो भी स्कोप हैं, हम इनके स्कोप के बारे में जानेंगे, यानी कि फिजिक्स की औकात क्या है ना, फिजिक्स की औकात क्या है। थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, गंदा लगता है, फिर भी हम बात तो करेंगे ही, है ना। भौतिक विज्ञान के जो कार्य क्षेत्र है उसके बारे में समझते हैं। देखिए, भौतिक विज्ञान के जो कार्य क्षेत्र है, पहला एक स्थूल प्रभाव क्षेत्र है इसका, दूसरा सूक्ष्म प्रभाव क्षेत्र है। ठीक है, स्थूल प्रभाव क्षेत्र को हम इंग्लिश में बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक, मैक्रोस्कोपिक, और सूक्ष्म प्रभाव क्षेत्र को बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक इफेक्ट फील्ड भी बोलते हैं, वो मैं नहीं लिख रहा हूँ फिलहाल। तो मैक्रोस्कोपिक होती है, इसे हम बोलते हैं क्लासिकल फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स, यानी कि पुराने गाने होते जिस तरह से, उसी प्रकार से पुरानी फिजिक्स, है ना, क्लासिकल फिजिक्स। तो ये जो आपकी माइक्रोस्कोपिक होती है, ये होती है आपकी क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स। क्या, क्वांटम। जो क्लासिकल फिजिक्स होती है, इसमें बहुत से चैप्टर होते हैं, जैसे थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स, ऑप्टिक्स, वेव्स एंड ऑसिलेशंस, और भी होती हैं आपके, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यहाँ पे आप जो थर्मोडायनेमिक्स देख रहे हैं, और ये जो आपको वेव एंड ऑसिलेशन दिख रहे हैं, ये क्लास 11th में पढ़ेंगे आप, क्लास 11th में पढ़ेंगे। जबकि ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये भैया आप क्लास 12th में पढ़ेंगे। कि क्लास 12th में आपके जो ये चैप्टर हैं क्लास 12th में आ गए हैं। और माइक्रोस्कोपिक के अंतर्गत आप क्वांटम फिजिक्स पढ़ते हैं, जिसे हम मॉडर्न फिजिक्स भी बोलते हैं, मॉडर्न फिजिक्स भी बोलते हैं। मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत आप एटम के बारे में पढ़ते हैं, इसके अंतर्गत आप न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते हैं, इसके अंतर्गत आप सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ते हैं, इसके अंतर्गत आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हैं, कंप्यूटर एनालॉग वगैरह, है ना। तो ये होता है माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक यानी क्वांटम फिजिक्स, जिसे हम मॉडर्न फिजिक्स के नाम से जानते हैं। मैक्रोस्कोपिक यानी बड़े बड़े पिंडों की घटनाएं पढ़ेंगे, जैसे थर्मोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वेव एंड ऑसिलेशंस, ये सब। तो इनमें से कुछ चैप्टर आपके क्या है, थर्मोडायनेमिक्स जैसे हुआ, वेव एंड ऑसिलेशंस हुआ, ये क्लास 11th में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो ऑप्टिक्स है, ये क्लास 12th में पढ़ेंगे। और जो आपकी ये माइक्रोस्कोपिक्स है, ये पूरा का पूरा मॉडर्न फिजिक्स क्लास 12th में ओनली पढ़ेंगे। ठीक है, क्लास 12th में। तो ये हो गए भौतिक विज्ञान के कार्य क्षेत्र, यानी कि कहाँ कहाँ तक एक्ट कहाँ कहाँ तक कर रही है फिजिक्स, उसके बारे में, और कहाँ कहाँ तक हम पढ़ेंगे। कुल मिला के जो आपका एशिया में जो कई देश हैं, जैसे कि इंडिया हुआ, पाकिस्तान हुआ, नेपाल हुआ, श्रीलंका हुआ, इन सभी जगह में क्या होता है, जो भी फिजिक्स होती है वो सब क्लास 11 और 12 में पढ़ा दी जाती है, डीपली नहीं, केवल ऊपरी रूप से, यानी ऊपर ऊपर तहत पढ़ा दिया जाता है, हल्का सा।
डीपली नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन पढ़ाया सब कुछ जाता है, लेकिन डीपली नहीं। ठीक है, अब बात करेंगे हम बात करेंगे कुछ प्रमुख भौतिकवेत्ता, उनके देश एवं अन्वेषण कार्य के बारे में। तो जिन लोगों को ये तैयार है ना, तो जरा अपने आप को मैच करिएगा कि आप कितने आ रहे थे इसमें से। ठीक है, तो हम पहले भौतिकवेत्ता की बात करते हैं। तो पहले भौतिकवेत्ता है आपके सर आइजैक न्यूटन। इनका देश इंग्लैंड। इनका जो इनोवेशन वर्क था वो था गति के नियम, परावर्तित दूरदर्शी इत्यादि। इन्होंने बहुत से इनोवेशन किए, क्योंकि यहाँ पे बताना थोड़ा मुश्किल है ना। सेकेंड पॉइंट की बात करें, डब्ल्यू के रॉन्जन, ये जर्मनी के वैज्ञानिक थे। इन्होंने एक्स किरणों की खोज की। सत्येंद्र नाथ बोस, ये भारत के वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्वांटम सांख्यिकी की खोज। डी ब्रॉगली, ये फ्रांस के वैज्ञानिक थे। इन्होंने पदार्थ की द्वैत प्रकृति के बारे में बताया। जबकि डब्ल्यू जे बार्डेन, अमेरिका के वैज्ञानिक थे। इन्होंने ट्रांजिस्टर, अतिचालकता का जो सिद्धांत था इसके बारे में बताया। हेनरी बैकुरल, जो फ्रांस के वैज्ञानिक थे, इन्होंने रेडियो एक्टिविटी की खोज के बारे में हमें बताया। शायद आपको दिख ना रहा होगा, शायद ये रेडियो एक्टिविटी की खोज पूरा ना लिखा दिखाई दे रहा हो, तो मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ कि इन्होंने रेडियो एक्टिविटी की खोज की। आगे बात कर लेते हैं आप होमी जहांगीर भाभा की। ये भारत के एक महान साइंटिस्ट थे। इन्होंने कॉस्मिक किरणों का जो सोपानी प्रक्रम होता है इसके बारे में बताया था। हिडेन युकावा, ये जापान के वैज्ञानिक थे। इन्होंने नाभिकीय बलों का सिद्धांत बताया। कैवेंडिश थे, इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे। इन्होंने कैपिटल जी के मान का प्रायोगिक निर्धारण किया था। एच आर हर्टेस, जर्मनी के वैज्ञानिक थे। इन्होंने विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में बताया। जे जे थॉमसन, इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे। इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की। जेम्स चैडविक, इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे। इन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की थी। ये कुछ प्रमुख भौतिकवेत्ता मैं बता रहा हूँ आपको, जो आपको दिखाया गया है इस वीडियो में, है ना। और भी बहुत से हैं, तो आपको उनको भी याद करना है। ठीक है, यहाँ पे सारे बताने संभव नहीं है, थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है ना। तो अब बात करेंगे थोड़े अगले टॉपिक की, जैसे प्रकृति में मूल भौतिकी बल, यानी कि जो प्रकृति में मूल भौतिक बल हैं वो कौन कौन से हैं। पहली बात करें तो गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरी बात करें तो विद्युत चुंबकीय बल, तीसरी बात करें तो प्रबल नाभिकीय बल, चौथी बात करें दुर्बल नाभिकीय बल। अब हम इन चारों बलों के बारे में जानेंगे। जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, ये दो बड़े बड़े पिंडों के बीच कार्य करता है। ठीक है, ये दो बड़े पिंडों के बीच कार्य करता है। खुद से बड़े बड़े पिंड हो जाएंगे, जैसे पृथ्वी और चंद्रमा के बीच वर्क करता है। ये किस पे डिपेंड करता है, ये मास पे डिपेंड करता है, और उनके बीच की दूरी पर भी डिपेंड करता है। ये जो फोर्स है, ये प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कमजोर बल है, वीकेस्ट फोर्स, सबसे कमजोर फोर्स। और ये जो फोर्स होता है, ये लॉन्ग रेंज के फोर्स, लॉन्ग रेंज के फोर्स, इनके जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी कम तो हो ही जाएंगे कुछ ना कुछ, लेकिन फिर भी ये एक्ट करते हैं लॉन्ग रेंज पे, यानी इनफाइनाइट रेंज तक ये एक्ट करते हैं। फिर अगर हम बात करें विद्युत चुम्बकीय बल की, तो विद्युत चुम्बकीय बल जो होता है एक्चुअली, ये क्या होता है, ये भी लॉन्ग रेंज लॉन्ग रेंज पे ये भी वर्क करते हैं, और इन पर भी कोई कह सकते हैं कि इनफाइनाइट रेंज तक वर्क करते हैं। और ये जो फोर्स होता है, वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं होता है, लेकिन फिर भी स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। दूसरे नंबर पर कह सकते हैं कि सबसे प्रबल बलों में से दूसरे नंबर का बल। ठीक है, ये जो एक्ट करता है, ये दो आवेशों के मध्य कार्य करता है। जैसे एक आवेश यहाँ पे मान लें हम Q1, और दूसरा पे मान लें हम, तो इन दोनों के बीच ये एक्ट करता है। गुरुत्वाकर्षण बल कैसा हो सकता है, ये केवल अट्रैक्शन का हो सकता है, ओनली अट्रैक्शन। जबकि आपका जो विद्युत चुम्बकीय बल है, ये अट्रैक्शन का भी हो सकता है,
और रिपल्सिव भी हो सकता है। मीन्स आकर्षण का या प्रतिकर्षण दोनों का हो सकता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल केवल अट्रैक्शन का हो सकता है। अब बात करेंगे प्रबल नाभिकीय बल की। तो प्रबल नाभिकीय बल ये क्या होता है, ये एक न्यूक्लियस के बीच या न्यूक्लियस में उपस्थित प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच कार्य है ना। तो ये हम बोल सकते हैं कि प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच एक्ट करता है। किस पर एक्ट करता है, या तो प्रोटॉन प्रोटॉन होता है या न्यूट्रॉन प्रोटॉन या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन। अगर हम विद्युत चुम्बकीय बलों की अगर हम थ्योरी लगाएंगे, क्योंकि प्रोटॉन पर धनावेश होता है, तो प्रोटॉन प्रोटॉन जब धनावेश समान प्रकार के आवेश होंगे, क्या होना चाहिए कि ये आपस में डिस्ट्रॉय कर जाने चाहिए, भग जाने चाहिए दूर दूर, है ना। न्यूक्लियस बनेगा ही नहीं, फिर ये बंधे कैसे रहते हैं न्यूक्लियस में, ठीक है। क्योंकि ये जो प्रबल नाभिकीय बल होता है, ये प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन प्रोटॉन पर एक्ट करता है, और ये चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है। चार्ज पर डिपेंड नहीं करता, या हम बोल सकते हैं चार्ज पर डिपेंड नहीं करता, डिपेंड नहीं करता। भैया चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपकी जो फोर्स है, एक विशेष प्रकार का फोर्स है जो केवल न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रोटॉन पर लगता है या न्यूट्रॉन प्रोटॉन पर लगता है, और वही इसे क्या करता है, बांधे रखता है। ये बहुत ही सूक्ष्म रेंज के होते हैं। वो सब क्या थे, दोनों के बारे में बताया था, लॉन्ग रेंज होती है, ये कौन सी रेंज होती है, ये बहुत ही शॉर्ट रेंज के होते हैं। तो जो रेंज होती है बहुत ही शॉर्ट होती है, मान के चलो 10⁻⁻15, क्योंकि अब जब न्यूक्लियस का जो आकार होता है वो होता है 10⁻⁻15 मीटर या 1 फर्मी, ठीक है। तो उस रेंज पे ये केवल वर्क करते हैं। अब अगर हम दुर्बल नाभिकीय बलों की बात करें, तो आपने सुना होगा न्यूट्रिनो, है ना, न्यूट्रिनो या एंटी न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो। ये जो वर्क करते हैं, ये जो फोर्स वर्क करता है इन कणों के बीच में वर्क करता है, और ये जो आपका फोर्स है ये वीकेस्ट फोर्स है, ये भी एक वीक फोर्स है। ये भी बहुत ही शॉर्ट रेंज पर ही वर्क करते हैं, जैसे 10⁻⁻10, ठीक है, रेंज पे वर्क करते हैं। अब अगर हम इन चारों बलों की तुलना की, अगर तुलना की बात करें, तो प्रबल नाभिकीय बल सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है। अगर हम इसको 1 न्यूटन मान लें, तो आपका जो विद्युत चुम्बकीय बल होगा इसकी तुलना में 10⁻⁻2 होगा, मतलब 1/100 होगा लगभग। और जो दुर्बल नाभिकीय बल होगा ये होगा 10⁻⁻13 न्यूटन के लगभग हो जाएगा। और जो गुरुत्वाकर्षण बल है, जो सबसे कमजोर बल है प्रकृति में माना गया है, और ये इसकी तुलना में प्रबल नाभिकीय बल की तुलना में लगभग 10⁻⁻38, ठीक है ना, 10⁻⁻38 होता है। ये हो गए प्रकृति में मूल भौतिकी बल। अब अगर हम बात करेंगे भौतिक नियमों की, कुछ प्रकृति होती हैं, कंजर्वेशन की होती है, उन कंजर्वेशन नियम के हम बारे में बात करेंगे। तो पहला नियम विद्युत आवेश संरक्षण का नियम, ठीक है, विद्युत आवेश संरक्षण का नियम। तो इस नियम के तहत क्या होता है कि अगर कोई निकाय है, कुल निकाय, ठीक है, निकाय होगा, तो निकाय का जो कुल आवेश होता है, कुल आवेश जो होगा कैसा रहता है, नियत रहता है। कुल आवेश क्या रहता है, नियत रहता है। थोड़ा सा समझिए, एक एग्जांपल आपको देता हूँ। जैसे मान लो इस ए पॉइंट के पास एक ए भाई साहब है, इस पर आवेश मान लो 10 कूलाम है। ये बी है, इस पे मान के चलो अभी कोई कूलाम नहीं है, कोई भी आवेश नहीं है। अब क्या किया हमने, वायर से इसको कनेक्ट कर दिया, तो वायर से कनेक्ट किया और पूरे सिस्टम को क्या कर दिया हमने, आइसोलेट कर दिया। आइसोलेट करने के बाद में जब आइसोलेट कर दिया, कनेक्ट किया, तो अब क्या होगा, यहाँ से आपका जो आवेश होगा ट्रांसफर होने लगेगा बी पर। जब तक होगा जब तक कि विभव, दोनों के जो विभव होंगे, मान लो इसका
ये है और इसका वी बी है, तो दोनों जब जब तक दोनों के विभव समान नहीं हो जाएंगे तब तक ये ट्रांसफर होता रहेगा। दोनों पे कितना आ जाएगा, मान लो ट्रांसफर होके इस पे भी कितना आ गया, इस पे आ गया 5 गुलाम, तो कितना बचेगा 5 गुलाम। तो इस टोटल प्रोसेस में आपका जो आवेश रहा, टोटल आवेश अगर प्रारंभ में 10 गुलाम था, बाद में भी कितना है 10 गुलाम है। इस प्रोसेस में क्या हुआ कि जो आपका निकाय, जो टोटल निकाय था, तो जो आवेश है वो नियत ही रहा, वो कुछ बदला नहीं है, चेंज नहीं हुआ है, वो नियत ही है। ठीक है, अब बात करते हैं हम सेकेंड जो ऊर्जा का नियम है, ऊर्जा संरक्षण का नियम है, उसकी बात करते हैं सेकेंड लॉ की। तो ऊर्जा संरक्षण नियम क्या है, देखो किसी संरक्षी बल के अधीन, ठीक है, एक कंजर्वेटिव फोर्स होना चाहिए। एक कंजर्वेटिव फोर्स है, अगर उसके अधीन किसी भी वस्तु की जो स्थितिज ऊर्जा होती है जिसे हम यू बोलते हैं, और जो गतिज ऊर्जा होती है जिसे हम के बोलते हैं या काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, दोनों का योग भैया कांस्टेंट होता है। ठीक है, दोनों का योग कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। यानी किसी भी पॉइंट पर मान के चलो अगर एक पिंड यहाँ पे था और ये कहाँ गिर रहा है, एच ऊंचाई पर, पृथ्वी से एच ऊंचाई पर था और ये गिर रहा है, तो मान लो ये ए पॉइंट है और कहीं भी बी पॉइंट है, कहीं भी सी पॉइंट है और लास्ट में पृथ्वी पे आ गया, तो प्रत्येक पॉइंट पर, ठीक है, प्रत्येक पॉइंट पर u प्लस के यानी स्थितिज ऊर्जा जो गतिज ऊर्जा है, इनकी जो वैल्यू है वो नियत रहे। इसी को बोलते हैं हम ऊर्जा संरक्षण का नियम। मान के चलो यहाँ पे अगर काइनेटिक एनर्जी और आपकी जो स्थितिज ऊर्जा है उसका मान कितना है आपका 10 जूल है, तो यहाँ पे हो सकता है कि गतिज ऊर्जा, और यहाँ पे अब प्रारंभ में क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा ओनली होगी, गतिज ऊर्जा नहीं होगी, तो गतिज ऊर्जा नहीं होगी, केवल स्थितिज ऊर्जा होगी, तो वो 10 जूल होगा। तो यहाँ पे बी पॉइंट पे क्या होगा, गतिज ऊर्जा स्थितिज दोनों होगा, मान लो एक 5 है, दूसरा भी 5 है, तब भी 10 हो जाएगा। इतना लास्ट लास्ट में आएंगे तो वहाँ भी विराम अवस्था में हो जाएंगे, तो वहाँ भी कोई एक आपकी काइनेटिक एनर्जी रहेगी या स्थितिज ऊर्जा रहेगी, तो वो टोटल कितना रहेगा, वो भी 10 जूल के आसपास ही रहेगा, कोई अंतर नहीं आएगा। कुल मिला के ऊर्जा संरक्षण नियम क्या कहता है कि ना ऊर्जा को नष्ट कर सकते हैं और ना ही उत्पन्न कर सकते हैं, केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। यानी कि कहीं भी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी ज़्यादा, तो कहीं आपकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं हम तीसरे नियम यानी द्रव्यमान ऊर्जा का जो संरक्षण नियम होता है, इसकी बात करते हैं। तो द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण नियम क्या होता है, तो आइंस्टीन एक वैज्ञानिक थे, आइंस्टीन, इन्होंने बताया था कि अगर कोई भी किसी भी प्रोसेस में अगर कोई भी द्रव्यमान क्षति हो रही है, तो जितना भी द्रव्यमान क्षति होगा वो क्या हो जाएगी, वो एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। ठीक है, इसके लिए एक इक्वेशन दी थी, वो इक्वेशन थी E बराबर डेल्टा एम सी स्क्वायर। कहने का मतलब ये था कि द्रव्यमान ऊर्जा का रूप है और ऊर्जा द्रव्यमान का रूप है। ठीक है, और उन्होंने इस प्रोसेस के लिए एक इक्वेशन दी थी E बराबर डेल्टा एम सी स्क्वायर। यहाँ पे जो C है वो है वेलोसिटी ऑफ लाइट। क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट का मान होता है E बराबर 3.0 टू 10⁸ मीटर प्रति, ये इसका वैल्यू होता है। मान लीजिए कि अगर आपके पास एक न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, तो न्यूक्लियस का जो कुल द्रव्यमान होता है वो क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के कुल द्रव्यमान से कम होता है। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, कुछ द्रव्यमान क्षति हो जाती है, तो ये द्रव्यमान क्षति होती है, इस द्रव्यमान क्षति के कारण ही बाइंडिंग एनर्जी यानी बंधन ऊर्जा उत्पन्न होती है। बाइंडिंग एनर्जी जिसे हम बोलते हैं बंधन ऊर्जा, ठीक है, बंधन ऊर्जा उत्पन्न होती है किसके कारण, द्रव्यमान क्षति के कारण। तो इसीलिए बोलते हैं जो द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का नियम है वो ये कहता है कि द्रव्यमान ऊर्जा का रूप है और ऊर्जा द्रव्यमान का रूप है। द्रव्यमान जितना द्रव्यमान क्षति होगी उतनी ही ऊर्जा हमें प्राप्त होगी। ये होता है द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण नियम। तो हम चौथे नियम की बात करते हैं, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। तो कोणीय संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम ये होता है कि अगर कोई बाह्य बल आघूर्ण है, ठीक है,
मान लेते हैं ये बाह्य बल आघूर्ण है टाउ एक्सटर्नल। एक्सटर्नल का मतलब बाह्य। टाउ हो गया आपका बल आघूर्ण। अगर कोई बाह्य बल आघूर्ण 0 हो, किसी भी निकाय का बाह्य बल आघूर्ण यानी किसी भी सिस्टम का बाह्य बल आघूर्ण 0 है, तो कोणीय संवेग संरक्षण नियम के अकॉर्डिंग उसका जो कोणीय संवेग होगा वो क्या होगा? कोणीय संवेग नियत रहेगा। सिस्टम का जो कोणीय संवेग होगा वो नियत रहेगा। ठीक है, कब? जब सिस्टम का बल आघूर्ण बाह्य बल आघूर्ण, टाउ एक्सटर्नल का मतलब बाह्य और टाउ का मतलब बल आघूर्ण, तो बाह्य बल आघूर्ण जब शून्य होगा किसी भी सिस्टम का, तो उस सिस्टम का जो कोणीय संवेग हो जाएगा क्या हो जाएगा? नियत हो जाएगा। ठीक है, नियत हो जाएगा। जैसे अब कुम्हार को देखा होगा आपने, कुम्हार क्या करता है? एक चौक बनाता है, इस तरह की चौक होती है, इस पर गोल होता है, इस पर मिट्टी लगाता है। जैसे मिट्टी लगाता है इसका बल आघूर्ण बढ़ जाता है। बल आघूर्ण बढ़ जाएगा तो इसका क्या होगा? तो जो कोणीय संवेग संरक्षण होता है वो कोणीय जो संवेग होगा वो क्या होगा? धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो इस पूरे प्रोसेस में क्या होता है? कोणीय संवेग नियत रहता है। ठीक है, कोणीय संवेग कैसा रहता है? नियत रहता है। अब जो लास्ट आपका एक रूल बच रहा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। तो रेखीय संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है? जब किसी सिस्टम पर बाह्य बल, एफ एक्सटर्नल का मतलब बाह्य बल शून्य हो, जो लगा बाह्य बल होगा वो क्या हो? शून्य हो, तो आपका जो सिस्टम होता है तो सिस्टम का जो रेखीय संवेग होता है, लीनियर मोमेंटम जो होता है, तो लीनियर मोमेंटम होता है वो कैसा होता है? कांस्टेंट होता है, यानी नियत होता है। कब नियत होगा? जब बाह्य बल शून्य होगा तो रेखीय संवेग नियत होगा। जैसे आपके पास बंदूक है प्लस गोली है। प्रारंभ में एक ये सिस्टम हो गया, एक सिस्टम था, सिस्टम में दो पहलू थे, कौन कौन से थे? एक था भैया बंदूक, दूसरा था गोली। तो प्रारंभ में दोनों के संवेग कैसे होंगे? दोनों के संवेग होंगे भैया 0। क्या? दोनों के संवेग 0। बंदूक से गोली चलाने के बाद गोली को जो संवेग आगे की ओर जितना मिला होगा, बंदूक को भी उतना ही संवेग पीछे की ओर मिलेगा। तो कुल मिला के जो आपका जो बाद में गोली चलने के बाद में संवेग है वो भी क्या है? 0 है। तो इस पूरे प्रोसेस में आपने देखा कि जो रेखीय संवेग है, तो रेखीय संवेग है वो क्या है? वो भैया नियत है। ठीक है, क्या है? नियत है। तो ये चैप्टर था आपका फिजिकल वर्ल्ड। तो इस चैप्टर के आपने जो भी आपको पढ़ना है क्लास 11 में या 12 में जो भी पढ़ना है वो आपने देख लिया है और आपने पूरा चैप्टर कवर भी कर लिया है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। जो भी मैंने आपको बताया अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं आपको पर्सनली या आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, किसी अन्य माध्यम से भी पूछ सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने खास मित्रों के साथ शेयर करें। मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ, अगले चैप्टर को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।